नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी का वीडियो सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बर्नौलीज इक्वेशंस के बारे में, बर्नौली का समीकरण। ठीक है, तो बर्नौली क्या है? एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना। तो बर्नौली ने क्या बताया, क्या स्टेटमेंट दिया इन्होंने एक थ्योरी दिया हुआ है। उस थ्योरी का क्या स्टेटमेंट है? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरी क्या होता है कि अगर कोई फ्लूइड क्या है, आदर्श फ्लूइड है ना, एक समान फ्लो हो रही है ना, और इनकम्प्रेसिबल है, असंपीड्य द्रव है ना, आदर्श द्रव है, और वो एक समान बह रही है, फ्लोइंग हो रही है। तो जहाँ पे भी वो फ्लो हो रही है उसके किसी भी पॉइंट पे, है ना, प्रत्येक पॉइंट पे आप टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या होगा, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, या बर्नौलीज थ्योरम क्या है? इसके अनुसार यदि कोई आदर्श असंपीड्य तरल पदार्थ एक समान वेग से गति कर रही हो या बह रही हो, तो उसके प्रत्येक बिंदु पे कुल ऊर्जा का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता मतलब नियत होता है। ठीक है, तो हमारे पास हमने डिस्कस किया होता कि कुल ऊर्जा क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा पहले हमने डिस्कस किया हुआ था। टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है? इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? सबसे पहले इसमें प्रेशर एनर्जी होता है, दाब ऊर्जा। इसमें और क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये तीनों प्रकार की एनर्जी को आप जोड़ेंगे तो आपको कुल एनर्जी मिलता है। मतलब कोई फ्लूइड या कोई तरल पदार्थ किसी मार्ग में प्रवाहित हो रही है तो उसके प्रत्येक बिंदु पे इन तीनों ऊर्जा का योग क्या होता है? हमेशा नियत होता है। ये क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। इसको आपको प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है हर एक बिंदु पे। यही क्या है? बर्नौली का एक थ्योरी है। तो बर्नौली का थ्योरी पहले तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है यूलर समीकरण के बारे में, है ना। यूलर समीकरण को ही आगे एक्सपांड करने के बाद ये बर्नौली का समीकरण आया। ठीक है, तो यूलर इक्वेशन क्या था? यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, यूलर के गति का समीकरण हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया हुआ था? इस यूलर के अनुसार ये गति का समीकरण हमें मिला था dp/ρ प्लस v/dv प्लस g/dz इज इक्वल टू 0। दिस इज द यूलर इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन को आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करो बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1। इंटीग्रेट कर दीजिए आप dp/ρ प्लस v/dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g/dz इज इक्वल टू ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर हम मान रहे हैं कि क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए रो का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है हमेशा। तो ये आपको बाहर निकल जाएगा, और डीपी को हम करेंगे इंटीग्रेशन तो ये आपको मिलेगा p/ρ। डीपी के सापेक्ष यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया, p मिला, और ये कांस्टेंट वैल्यू रो है। वैसे ही v
का इंटीग्रेशन करोगे dv के सापेक्ष तो ये मिलेगा आपको v का स्क्वायर अपान 2, और यहाँ पे g कांस्टेंट वैल्यू है तो यहाँ पे dz के सापेक्ष आप इंटीग्रेट करोगे तो z मिलेगा, और यहाँ पे आपको 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को आप g से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ बाय डिवाइडिंग g। ये आपको मिलेगा p अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो इक्वेशन आपको मिला हुआ है ये क्या है, बर्नौली का इक्वेशन है। दिस इक्वेशन नंबर 2 इज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज इक्वेशन 2 इज बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, इक्वेशन 2 में p अपान रो जी, व्हाट इज दिस, यहाँ पे आप देखेंगे p अपान रो जी, हमने पहले डिस्कस किया था। ये क्या है, प्रेशर एनर्जी है जिसको हमने प्रेशर हेड के फॉर्म में लिखा हुआ है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, है ना, तरल पदार्थ के प्रति इकाई भार पे प्रेशर एनर्जी का मान हमने टाइप्स ऑफ एनर्जी में डिस्कस किया हुआ था। वैसे ही v स्क्वायर अपान 2g ये क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है, या गतिज हेड के फॉर्म में है, या इसी को हमने गतिज ऊर्जा पर यूनिट भार में कैलकुलेट किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और यहाँ पे जेड क्या है, दिस इज पोटेंशियल हेड और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। तो इस तरीके से ये तीनों का जो समेशन है, योग है, हमेशा कांस्टेंट आता है किसी भी बहती हुई तरल के लिए उसके प्रत्येक बिंदु पे। तो यही क्या है, बर्नौली का इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपको डिराइव करने के लिए पूरा यूलर का इक्वेशन डिराइव करने के बाद ये मिलेगा ना। अगर आपको डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप यूलर के इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक इसको आपको डिराइव करना है। ठीक है, अब प्रत्येक बिंदु पे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास कोई पाइप है इस तरीके से, ये पाइप है, ये इस तरफ फ्लूइड जो है फ्लो हो रही है, यहाँ से फ्लूइड इंटर कर रही है, इस तरफ आउटलेट है ना। ये क्या है, अप स्ट्रीम है जहाँ से पानी बहना शुरू हो रहा है कोई भी फ्लूइड, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, तो ये मान लो से 0.1 ले लेते हैं, ये 0.2 ले लेते हैं। ठीक है, और इस तरफ ऐसे फ्लूइड फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बिंदु 0.1 पे मान लो प्रेशर P1 है, प्रेशर इंटेंसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, और इसका Z1 है ना, डेटम लाइन से जो हाइट है। वैसे ही यहाँ पे प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है, और इस डेटम लाइन से ये हाइट जो है Z2 है। ठीक है, तो फाइनली अगर ये दोनों बिंदु पे हम बर्नौली का समीकरण अप्लाई करें और ये फ्लूइड का मान लो डेंसिटी रो हो तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, एट पॉइंट 1 एंड 2, पॉइंट 1 और 2 पे बर्नौली इक्वेशन आपको अप्लाई करना है। तो 1 पे जो टोटल प्रेशर होगा
P1/ρg V1 का स्क्वायर अपान 2g प्लस Z1, ये किसके बराबर होगा? P2/ρg प्लस V2/2g प्लस Z2। तो ये इस तरीके से हम किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के प्रत्येक बिंदुओं पे हम बर्नौली के इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक बिंदु पे टोटल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको बर्नौली का समीकरण समझ में आया होगा। ठीक है, तो बर्नौली का जो इक्वेशन आया है उसको डिराइव करने के लिए हमने बहुत सारे एजम्पशंस लेके चला हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जब हमने डिराइव किया है बर्नौली का समीकरण तो कौन कौन सी अवधारणाएं हमने लिया हुआ है ना। बर्नौली समीकरण की अवधारणाएं क्या क्या है, क्या क्या एजम्पशन हमने लिया हुआ है जब वो हमने डिराइव किया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो हमने क्या एजम्पशन लेके चला है? द फ्लूइड इज आइडियल। फ्लूइड क्या है? आइडियल है। तरल पदार्थ क्या है? आदर्श तरल पदार्थ है। आदर्श तरल पदार्थ के केस में क्या होता है? किसको आदर्श तरल बोलते हैं? जिसमें विस्कोसिटी या श्यानता बिल्कुल भी नहीं होता है। नॉन विस्कस फ्लूइड जो होता है उसको आदर्श तरल कहा जाता है। तो ऐसे तरल पदार्थ जिसमें विस्कोसिटी 0 हो उसको आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। ये हमने एज्यूम किया है कि कोई भी तरल पदार्थ जिसमें विस्कस नहीं है उसके लिए बर्नौली समीकरण हमने डिराइव किया। दूसरा एजम्पशन हमने क्या किया हुआ है? फ्लो इज स्टडी। फ्लूइड फ्लो जो है वो क्या है? एक समान प्रवाह है ना। एक समान प्रवाह किसको बोलते हैं? जब प्रवाह के प्रत्येक मार्ग पे है ना वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, है ना। उसके किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे है ना, जो फ्लो हो रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे क्या हो? हमेशा एक ही जैसा हो या चेंज नहीं हो। वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 0 हो तो उस प्रवाह को एक समान प्रवाह कहते हैं। तो ये स्टडी प्रवाह है ऐसा मान के हमने बर्नौली इक्वेशन डिराइव की। ये दूसरा एजम्पशन लिया है। तीसरा एजम्पशन क्या लिया है? फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, है ना। असंपीड्य तरल पदार्थ है ऐसा हमने मान के चला हुआ है। असंपीड्य तरल पदार्थ है ऐसा मान के चला हुआ है। असंपीड्य है इसका मतलब क्या है? उसका डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और चौथा एजम्पशन हमने लेके चला हुआ है कि फ्लो क्या है? इरोटेशनल है, अघूर्णी प्रवाह है। ठीक है, मतलब वो हमेशा क्या है? एक ही स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रही है, लेमिनार फ्लो उसमें हो रहा है ऐसा। तो ये चार एजम्पशन लेके हमने चला हुआ है, तभी जो इक्वेशन ऊपर मिला है वो इक्वेशन इन चारों एजम्पशन के बेसिस पे हुआ है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। लेकिन जब आप रियल, ये सारी चीज़ें क्या होती है रियल फ्लूइड में नहीं होती है। रियल फ्लूइड में आप देखेंगे तो उसमें विस्कोसिटी का मान रहता है ना। तो रियल फ्लूइड के लिए जो इक्वेशन था वो रियल फ्लूइड के लिए नहीं है। जब कोई भी वास्तविक फ्लूइड आप देखेंगे तो उसमें बर्नौली का समीकरण क्या होगा? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वास्तविक तरल के लिए बर्नौली समीकरण क्या होगा? ठीक है, यह टॉपिक है। तो हमने जो बर्नौली का इक्वेशन डिराइव किया हुआ है उसमें हमने बहुत सारे एजम्पशन लेके चला है ना। आप रियल फ्लूइड की बात करते हैं तो रियल फ्लूइड क्या होता है? उसमें विस्कोसिटी का वैल्यू होता ही है, वो उसमें श्यानता का गुण होता ही। ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं है जिसमें श्यानता का गुण ना हो। ठीक है, तो प्रत्येक रियल फ्लूइड में क्या होता है? श्यानता का गुण होता ही है ना। लेकिन ऊपर जो बर्नौली का इक्वेशन डिराइव किया उसमें हमने श्यानता या विस्कोसिटी को नेग्लेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो
अगर रियल फ्लूइड के लिए बर्नौली की इक्वेशन हम निकालना चाह रहे हैं तो आपको विस्कोसिटी के मान को लेना ही पड़ेगा। विस्कोसिटी मतलब श्यानता। श्यानता का मतलब क्या है? जब कोई तरल पदार्थ बह रही हो तो उसके मार्ग में खुद फ्लूइड अपने मार्ग में क्या करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है ना। उसी प्रतिरोध को हम लोग विस्कोसिटी के कारण ही वो प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोध हो रहा है इसका मतलब क्या है? जो भी एनर्जी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगा, है ना। घर्षण के कारण हो सकता है, या पाइप बेंड है तो उसमें हानि हो सकता है, या उसमें कुछ रुकावट है तो हानि हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होने के। तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो उसको कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो अगर हम प्रतिरोध को ले रहे दो बिंदुओं के बीच में तो क्या हो जाएगा? मान लो आपके पास पाइप है ऐसा, ये 0.1, ये 0.2 है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है प्रेशर 1 P1 है, V1 है, Z1 है, वेलोसिटी V1, डेटम लाइन से हाइट Z1 है। वैसे ही यहाँ पे प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 और डेटम लाइन से हाइट Z2 है। इस पॉइंट 2 पे अब फ्लूइड जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लो इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है ना। अब ये जो भी रियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वास्तविक तरल फ्लो हो रहा है, तो उसमें विस्कोसिटी होगा और वो उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो उस प्रतिरोध के कारण एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने तक लॉस होगी, है ना। तो उस जितना भी लॉस हो रहा है या एनर्जी में हानि हो रहा है उसको आपको कंसिडर करना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा अगर हम उस लॉस को इंक्लूड करें तो? बर्नौली इक्वेशन, द बर्नौली equation for real fluid between point 1 and 2, 1 and 2 के बीच में हम ले रहे हैं। तो 1 पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? P1 अपान रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1। ये हो जाएगा तीनों एनर्जी का सम, टोटल एनर्जी बराबर P2 अपान रो जी प्रेशर एनर्जी एट 0.2, V2 स्क्वायर अपान 2G वेलोसिटी एनर्जी एट 0.2, और Z2 क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट 0.2, है ना। अब ये एनर्जी है, ये एनर्जी लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हुआ इस तरफ आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी कम है, ये लॉस हो के इतना आया। तो यहाँ पे कितना लॉस हुआ? मान लो HL एनर्जी में लॉस हुआ तो HL इधर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे HL जो है वो क्या है? व्हाट इज HL? स्मॉल HL आप लिखिए। तो इट इज लॉस ऑफ एनर्जी बिटवीन पॉइंट 1 and 2, है ना। जब ये धारा प्रवाहित हो रही है कोई भी वास्तविक तरल पदार्थ या कोई भी तरल पदार्थ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी में हानि हुआ कितना? HL एनर्जी हानि हुआ। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा? यहाँ पे टोटल एनर्जी प्लस कि जितना लॉस हुआ है उसके बराबर होगा। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है वो क्या है? किसी भी रियल फ्लूइड के लिए बर्नौली का इक्वेशन है, इसमें आपको HL को इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है। आई होप कि आपको ये रियल फ्लूइड के लिए बर्नौली की इक्वेशन समझ में आया होगा। ठीक है। अब ये जो बर्नौली का इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ पे है? व्हाट आर दी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, है ना। तो बर्नौली का इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। बर्नौली समीकरण का प्रयोग, कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं? प्रैक्टिकल उपयोग कहाँ पे करते हैं? ठीक है। तो जितने भी
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है या असंपीड्य तरल पदार्थ है, बहती हुई तरल पदार्थ है ना। जितने भी तरल पदार्थ बहते हैं जो इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब जिसका डेंसिटी कांस्टेंट हो, डेंसिटी चेंज ना हो, है ना, और जहाँ पे हमें ऊर्जा को कंसीडर करना या ऊर्जा को लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ऐसे जगह पे हम इसका यूज़ करते ही हैं। जैसे आपके बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे आप बर्नौली का इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी भी पाइप में पानी प्रवाहित हो रहा है तो वहाँ पे आप बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं कि वहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, टोटल एनर्जी कितना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, है ना। इसका यूज़ हम प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए भी कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। तो जितने भी तरल पदार्थ प्रवाहित होते हैं कहीं पे भी जहाँ पे एनर्जी को लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है, एनर्जी को लेके कैलकुलेशन करना हो, वहाँ पे बर्नौली का इक्वेशन यूज़ करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग केवल ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे बर्नौली इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन जो आपको पढ़ना है वो कुछ ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मापन जो डिवाइस है, मापन यंत्र है, उसमें जो यूज़ होता है उसके बारे में ही आपको पढ़ना है। तो कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम बर्नौली इक्वेशन यूज़ करते हैं। वी विल कंसिडर its application to the following measuring instrument। निम्नलिखित मापन विधियों में या मापन यंत्रों में बर्नौली समीकरण का यूज़ करते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वेंचुरी मीटर। ये मापन यंत्र है वेंचुरी मीटर, और इस मापन यंत्र से, इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या मापते हैं, किसी भी पाइप में कोई तरल पदार्थ बह रहा है तो उसका कितना डिस्चार्ज होगा, है ना, कितना विसर्जन होगा, इसको मापने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिस्चार्ज मापने के लिए बर्नौली का इक्वेशन यूज़ किया जाता है। ये पहला एप्लीकेशन है। दूसरा इसका बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करते हैं ओरिफिस मीटर में। ओरिफिस मीटर भी एक मापन यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी पाइप में बहने वाली तरल पदार्थ का डिस्चार्ज या विसर्जन मापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन यूज होता है। और तीसरा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है पिटोट ट्यूब, है ना, पिटोट नली। यह भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरल पदार्थ जो बह रही है किसी स्ट्रीमलाइन फ्लो में या किसी पाथ में फ्लो हो रहा है, तो उसके किसी बिंदु पे हमें वेलोसिटी मापना हो, उस प्रवाह का वेग कितना है, तो वहाँ पे पिटोट ट्यूब का उपयोग करते हैं। तो पिटोट ट्यूब से वेलोसिटी मापने का काम करते हैं, और वेलोसिटी मापने के लिए हम बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया है जो आपको आगे पढ़ना है, जिसमें हम बर्नौली का समीकरण यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।